फ्रेंड्स, यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके वार्षिक एग्जाम में फिजिक्स में बहुत अधिक हेल्प होने वाली है। हाँ दोस्तों, आज मैंने आपके लिए तैयार की है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इसमें सारे के सारे पिछले 3 सालों में आए गए क्वेश्चन को हमने टॉप सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है धर्माराम फिजिक्स, उस पर प्रोवाइड कर दूंगा। और इसका वीडियो सॉल्यूशन हम इस पूरे कंप्लीट वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें न्यूमेरिकल भी सोल्व करवाए जाएंगे। आपको देखिए ये न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इन्हें टाइप करने में काफ़ी मेहनत और समय लगा है, तो आप इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि हर विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सके। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको 12th क्लास की फिजिक्स में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। और जल्द ही हम, यदि आप पूरा सपोर्ट करते हो इस चैनल को, तो इस चैनल पर ही 12th क्लास का फ्री बैच स्टार्ट कर देंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन को, जिसमें हमने पिछले 2-3 सालों में अर्धवार्षिक वार्षिक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का एक मिक्स कलेक्शन लेकर आया हूं। तो आज का पहला और एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, दो समान आवृत्ति वाले आयाम A1 तथा A2 का परिणामी आयाम क्या होगा जब उनके मध्य कलांतर π/2 हो। कहने का मतलब है कलांतर दिया है π/2 और परिणामी आयाम आपसे पूछा है, तो परिणामी आयाम का फॉर्मूला होता है अंडर में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई, 2A1 A2 कोस फाई। फाई होता है कलांतर, कलांतर कितना दिया है π/2, और कोस π/2 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान होता है 0। तो ये पूरा का पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा। परिणामी आयाम आ जाएगा रूट में A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए। अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन, अब इसका सॉल्यूशन मैंने साथ में प्रोवाइड कर दिया। देखिए नीचे आप इससे भी आसानी से पढ़ सकते हो। परिणामी आयाम का फॉर्मूला अंडर में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। कलांतर π/2 था, तो कोस π/2 का मान कितना होता है, 0 होता है। परिणामी आयाम हो गया रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये बहुत ही मेहनत से पीडीएफ तैयार की गई है, इसीलिए पूरी पीडीएफ को एक बार वीडियो को देखना और फिर पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ लेना, ताकि बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस के प्रति इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा E तथा दाब P के मध्य संबंध होता है। गतिज ऊर्जा E और दाब P में संबंध, तो हमने दाब P और गतिज ऊर्जा में संबंध 2/3 E का पढ़ रखा है। P बराबर 2/3 E। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। P बराबर 2/3 E। डायरेक्ट संबंध याद रखना, बार बार कोई भी एग्जाम दोगे ना आप, बहुत ही अच्छी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप अभी सीख लोगे तो 11th क्लास में भी हेल्प करेगा और कंपटीशन एग्जाम में भी आपकी काफी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हर कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें एक लॉजिक छुपा है, उसको समझना है। यदि किसी लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाए तो उसकी प्रभावी लंबाई होगी। तो सबसे पहले हम लोलक का आवर्तकाल जानते हैं, T बराबर 2π√L/G होता है। क्लियर है सबको, ये फॉर्मूला है। अब T समानुपाती है डायरेक्ट रूट L के, T है वो रूट L के सीधा समानुपाती है, तो आप लिख सकते हो T1/T2 इक्वल टू रूट में L1/L2। यहां तक क्लियर है सबको। अब क्वेश्चन को पढ़ो फिर से, कि लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाए, यानी पहले आवर्तकाल कितना था, T1 था, बाद में आवर्तकाल कितना है, T2। उसने कहा है कि बाद में जो आवर्तकाल है T2 वो दोगुना हो जाए पहले जो आवर्तकाल था उसका, यानी T1 आवर्तकाल था तो उसका दोगुना कर दो 2T1, वो हो जाएगा नया आवर्तकाल। ये क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा T2 का मान हो गया 2T1।
अब आगे ध्यान से देखना, आगे क्वेश्चन में कहा गया है हमें प्रभावी लंबाई बतानी है यदि आवर्तकाल दोगुना हो जाए। तो सबसे पहले T1 है तो T1 के स्थान पर T1 रख दिया, ये लो। T2 के स्थान पर क्या रखोगे, T2 के स्थान पर रखना है 2T1, तो यहां पर रख दिया 2T1 इक्वल टू अंडरूट में L1 बटा L2। अब अंडरूट है, मैं क्या करता हूं, इसको दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं, तो इसका अंडरूट है वो कैंसिल हो जाएगा, इधर वर्ग कर दो, ये लो। ये समझ में आ गया ना, ये स्टेप कहां से आया, देखो दोनों तरफ वर्ग करोगे ना तो इसका अंडरूट है, इसका वर्ग करने पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, L1 बटा L2 रह जाएगा, और T1 बटा T2 इसका अंडरूट का सीधा डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए T1 से तो T1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 है, उसका स्क्वायर कितना हो जाता है, 1/4। लिख देता हूं मैं स्टेप, 1/4 इक्वल टू L1 बटा L2। हमें प्रभावी लंबाई बतानी है, नई लंबाई क्या हो जाएगी, तो L2 का मान कितना हो जाएगा, L2 का मान है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 4L1 हो जाएगा। यानी कि पहले जो लंबाई थी उसका 4 गुना हो जाएगी नई लंबाई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 4 गुनी। क्लियर हुआ क्या, कितना गजब का क्वेश्चन था, हर कोई स्टूडेंट सोल्व नहीं कर पाता है। जो आप प्रैक्टिस करोगे ना मेरे साथ तो आपको ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए, ये तो हमारे पास फॉर्मूला था T बराबर 2 पाई रूट L अपॉन G। अब T है वो रूट L के सीधा समानुपाती होता, तो हम लिख सकते हैं T1 बटा T2 इक्वल टू रूट L1 बटा L2। अब इसने कहा कि आवर्तकाल दोगुना हो जाए। अब आवर्तकाल कई बार लंबाई दोगुना कर देता है, तो सभी इसी फॉर्मूले से हो जाते हैं। आवर्तकाल पहले T1 था, फिर आवर्तकाल दोगुना कर दिया यानी 2T1 कर दिया, मान रख दिया। अब अंडरूट हटाने के लिए दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया, तो L2 का मान आ गया 4 गुना L1। अब आगे क्वेश्चन देखिए, ये मैंने सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दिया है। आप PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स पर ज्वाइन कर लेना, ताकि वहां पर आपको सॉल्यूशन सहित PDF प्रोवाइड की जाएगी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, T बराबर 2 पाई रूट L अपॉन G, और T समानुपाती होता है रूट L के। जैसे आवर्तकाल को दोगुना करोगे तो लंबाई हो जाएगी 4 गुना। ये इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। आगे क्वेश्चन क्रमांक है वो थोड़े अलग से लिखाए गए हैं, पहले 3 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए गए हैं, तो 12 क्वेश्चन हम कंटिन्यू करने के बाद में 15 हमारे MCQ कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि व्युत्पन्न राशि है, तो व्युत्पन्न राशि बतानी है। व्युत्पन्न राशि देखो, सबसे पहले मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां होती क्या है। मूल राशियां होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। 7 मूल राशियां होती है। मूल राशियां कितनी होती हैं, तो मूल राशियां 7 होती है। कौन कौन सी, एक तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, प्रदीपन तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब मूल राशियां होती है। हमें पूछा है व्युत्पन्न राशियां, तो व्युत्पन्न राशियां होती है जो मूल राशियों हैं उनसे ही व्युत्पन्न होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, वेग एक व्युत्पन्न राशि होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति में सबसे दुर्बल मूल बल की परास होती है। दुर्बल मूल बल की परास कितनी होती है, तो 10 की पावर माइनस का 16 मीटर हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र। तो प्रत्यास्थता गुणांक का तो विमीय सूत्र हमने पिछले क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस किया है, ये 2-3 बार आ गया है, तो ध्यान में रखना। प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला है वो देखो, हुक के नियम से भी आप याद कर सकते हो कि प्रतिबल है समानुपाती होता है विकृति के। अब समानुपाती का साइन हटाते हो तो कांस्टेंट लगाते हो, जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है, तो प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बटा विकृति हो जाता है। प्रतिबल को आप लिख सकते हो बल बटा क्षेत्रफल से। बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2, और क्षेत्रफल की L2, तो विमा हो जाएगी प्रत्यास्थता गुणांक की m1 L-1 T-2। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है, अलग अलग कार्य की, ऊर्जा की, शक्ति की, इन सभी की विमाएं आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का वेग होता है, यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का वेग क्या होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का वेग नियत रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है किसी ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कि जल का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का असामान्य व्यवहार हमने पढ़ रखा है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है, तो प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान होता है, तो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान होता है 1। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान होता है 0 और अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान 1 से कम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है एक गुटका मेज पर रखा हुआ है, प्रतिक्रिया बल होगा। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में नीचे की ओर मेज द्वारा, नीचे की ओर गुटके द्वारा, ऊपर की ओर गुटके द्वारा या ऊपर की ओर मेज के द्वारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर मेज के द्वारा। ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी गुटका मेज पर क्रिया बल लगाता है तो मेज गुटके पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यदि यहाँ तक आपने वीडियो को कंप्लीट देखा और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक दोस्त में जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है ठोसों के अणुओं की साम्य अवस्था कोटि कितनी होती है, साम्य अवस्था दूरी की कोटि, तो 10 की पावर माइनस की 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बल आघूर्ण की विमा, तो बल आघूर्ण होता है बल इंटू गुणन अक्ष से लंबवत दूरी, तो बल की विमा हो जाती है m1 l1 t-2 और दूरी की विमा हो जाती है l1, तो विमा हो जाती है m1 l2 t-2। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, m1 l2 t-2। और यही विमा होती है कार्य की, पूछ लेना किन की विमाएं समान होती है, तो बल आघूर्ण, कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन सब की विमाएं समान होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और पूछा गया आपसे वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल डैश का मान देता है। एक तो पहले बताओ वेग समय ग्राफ की ढाल क्या देती है, तो ढाल देती है त्वरण को, ढाल देती है त्वरण को। और इसका क्षेत्रफल तो वेग इंटू समय क्या होता है, विस्थापन के बराबर ही होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, विस्थापन के बराबर होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रॉकेट प्रणोदन न्यूटन के डैश नियम का उदाहरण है, तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। रॉकेट प्रणोदन न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ध्यान रखना न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरा नियम है संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो तीनों नियम आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, कन्फर्म एग्जाम में आएगा। आगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया गया है, इतना गजब का न्यूमेरिकल है, आप सोल्व करने का प्रयास करना। एक पिंड का संवेग 2 मिनट में 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बढ़कर 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो पिंड पर लगाए गए बल का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रारंभ में संवेग था 150, अंतिम संवेग P2 हो गया 600 और समय है 2 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं तो 120 सेकंड। अब न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमारे पास फॉर्मूला होता है संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। तो सबसे पहले डेल पी का मान निकाल लेते हैं। डेल पी का मान क्या होगा, P2 माइनस P1, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग 600 था, प्रारंभिक संवेग 150 था, तो संवेग में परिवर्तन हो गया 450।
अब संवेग में परिवर्तन आ गया 450 और समय आया था 150। तो यही फॉर्मूला पता है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। डेल पी का मान था 450, टी का मान था 120, तो भाग लगा दिया 450 में 120 का, तो अब का मान आ गया 3.75 न्यूटन। क्लियर है? कैसा क्वेश्चन लगा आपको? ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको इससे संबंधित क्वेश्चन आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। संवेग की परिभाषा लिखिए, इसके दैनिक जीवन में उपयोग को समझाइए। संवेग क्या होता है तो हमने पढ़ रखा है, देखो याद करो, लगातार लेक्चर देखते हो तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। P बराबर mv, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। P बराबर mv, P संवेग है, m द्रव्यमान है और v वेग है। अब देखो इसके दैनिक जीवन में उपयोग को पढ़ते हैं। पहला है, तेज गति से चलती गाड़ी को रोकना कठिन होता है क्योंकि उसका संवेग अधिक होता है। संवेग अधिक होने का मतलब क्या है? P बराबर mv, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल अधिक होता है। इसमें कुछ मैं एक दो बातें बताता हूं आपको कि सबसे पहले तो जैसे कोई वस्तु है, कोई गाड़ी है या ट्रक है, तो उसका यदि द्रव्यमान अधिक है और वेग कम है, फिर भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे द्रव्यमान अधिक का मतलब है, जैसे बड़ा द्रव्यमान जैसे ट्रक है, वो धीमी गति से चल रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है, फिर भी यदि वो किसी भी वस्तु से टकराएगा ना तो उसका उस वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान बहुत कम है, द्रव्यमान बहुत कम का मतलब जैसे गोली है, गोली का द्रव्यमान कितना होता है? बहुत ही कम द्रव्यमान होता है, लेकिन उसका वेग बहुत अधिक होता है। जब द्रव्यमान कम हो और वेग बहुत अधिक होता है, फिर भी उसका प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब इसके संवेग के दैनिक जीवन में हम उदाहरण पढ़ रहे थे। पहले तो तेज गति से चलती हुई गाड़ी को रोकना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि उसका संवेग अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर खींचता है। आपने क्रिकेट तो देखते हो और आपने देखा ये कि हमारा जो इंडियन टीम है वो कितना अच्छी तरीके से 2007 में, 24 में, 26 में लगातार T20 वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। देखिए क्रिकेट में के खिलाड़ी हैं, वो गेंद पकड़ते समय ये क्या करते हैं? हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं। पीछे की ओर क्यों खींचते हैं? क्योंकि पीछे की ओर खींचेंगे तो गेंद को धीमी गति में यानी विराम अवस्था में आने में कुछ समय लगेगा, और जब समय लगेगा तो हमारे हाथों पर जो बल है वो बल कम लगेगा। यदि आप हाथों को पीछे की ओर नहीं करोगे ना तो आपके हाथों से गेंद डायरेक्ट टकराएगी और आपके हाथों पर चोट लग जाएगी। ऐसे ही तीसरा उपयोग ध्यान में रखना, ट्रकों का संवेग अधिक होने के कारण उन्हें रोकने में अधिक दूरी लगती है, अधिक दूरी तय करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मैक्सवेल के ऊर्जा समविभाजन के नियम की व्याख्या कीजिए। मैक्सवेल के ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार किसी गैस के अणुओं की कुल ऊर्जा उनके सभी स्वतंत्रता की डिग्रियों में समान रूप से मतलब कहने का मतलब यहाँ पर बंटी हुई होती है। यानी ऊर्जा का समविभाजन का नियम यही है कि कुल ऊर्जा है वो सभी स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से बंटी हुई होती है। फॉर्मूला 1/2 KT होता है, जहाँ K होता है बोल्ट्जमैन नियतांक और T होता है परमताप। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है, यदि किसी गैस का परमताप 16 गुना बढ़ा दिया जाए तो गैस के वर्ग माध्य मूल वेग का मान कितना हो जाएगा? तो VRMS का फॉर्मूला होता है, याद रखना है, इसकी डेरिवेशन तो हमने पढ़ी रखी है, लेकिन इसका फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। VRMS इक्वल टू अंडर में 3KT/m, यानी कि VRMS है वो √T के सीधे समानुपाती होता है। परमताप 16 गुना बढ़ा दिया जाए तो वर्ग माध्य मूल मान कितना हो जाएगा? यानी कि V डैश का मान, यदि इसे 16 गुना करोगे ना, 16 × T, तो V डैश है वो 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4 √T,
यानी कि जो प्रारंभ में वेग है VRMS है, वर्ग माध्य मूल मान है, उसका 4 गुना हो जाएगा। ऐसे ही आप सॉल्यूशन देख सकते हो। हमने टेम्परेचर को 16 गुना कर दिया तो V डैश कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब जिन स्टूडेंट ने इस पूरे लेक्चर को देखा है वो विद्यार्थी मेरे को कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। यही मेरे लिए मोटिवेशन होता है इस पूरी PDF को तैयार करने का। और ये PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट धर्माराम फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो उसे भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए। जल्द ही आपका एग्जाम है, एग्जाम के बाद हम 12th क्लास के लिए मेहनत करते रहेंगे। खूब मेहनत करिए ताकि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सको।